एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इकोनॉमी वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां और चुनौतियां, और खासकर यहाँ पर हमें बात करनी है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या है और खासकर उसके सामने क्या चुनौतियां उभर कर आती हैं। इसके पार्ट फर्स्ट के रूप में आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ प्रवृत्तियों को लेकर। चुनौतियां इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए ये दो पार्ट में बनने वाला है। हालांकि इससे पहले मैंने आपको बैंकिंग पढ़ा है और बीच में हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो लेक्चर कैसे, तो हालांकि इस वीडियो लेक्चर का बाकी इसी से कोई कनेक्शन ज्यादा है नहीं, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। और रही बात प्रवृत्तियां और चुनौतियां, तो वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो लेक्चर की। सबसे पहले जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता या प्रवृत्तियां। देखिए, विशेषता या प्रवृत्तियां जो हैं दोनों टर्म्स में एक कहलाएंगी, लेकिन रही बात प्रवृत्तियों की, तो किसी की प्रवृत्ति अच्छी है या बुरी है, उन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, प्रवृत्ति कहेंगे। कुल मिला के किसी की भी जो लक्षण है उसकी विशेषताएं हैं। हालांकि विशेषता ऐसा लगता है हमें कि अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रवृत्ति हम कहते हैं कि उसकी अच्छी भी है और बुरी भी है। इस कंडीशन में आप इस वीडियो लेक्चर में जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इंडियन इकोनॉमी की बुराई ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसी के कारण ऐसा है। तो आपके सिलेबस में साफ लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां, वर्तमान प्रवृत्तियां, चुनौतियां। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या हैं। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वह पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड है। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर तकनीकी पिछड़ापन आपको मिल जाएगा। तीसरा कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कमजोर है। निम्न आय का स्तर पर कैपिटा जो है वो काफी कम है। इसके अलावा जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर, तो हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर भी काफी ऊंची है। इसके अलावा पूंजी की कमी और अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर का निम्न होना, जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, अल्प विकसित जनांक की लक्षण और बेरोजगारी की समस्या। आज के वीडियो लेक्चर में जो आपको टोटल 10 प्रवृत्तियां दिख रही हैं, इन 10 प्रवृत्तियों को हमें विस्तार से यहाँ पर चर्चा करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम और एक एक पॉइंट पकड़ते हैं और एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे डिटेल पर। हालांकि यहाँ पर एक फायदा रहेगा कि आपने एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री वाले को चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप पुराने वीडियो लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही इसकी ओर रुख करें। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में हम एक थोड़ी सी और मैं सामान्य जानकारी दूं। आप सभी को पता होगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी है। अर्थव्यवस्था खासकर 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, और उसके बाद में एक होती है मिश्रित। ठीक है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, हमारी अर्थव्यवस्था तो मिश्रित है। देखिए, ऐसा टर्म्स में इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि समाजवादी में पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब भारतीय अर्थव्यवस्था शुरुआत की गई थी तो उसका झुकाव समाजवादी की ओर अधिक था, इस कारण से मैंने समाजवादी लिखा है। लेकिन बीच में 90 से 2000 के दशक में मिश्रित रही, और अभी जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है तो ऐसा लगता है कि पूंजीवादी की ओर ज्यादा झुक गई है। तो खासकर जो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर आपसे वास्तविकता पूछी जाए तो वो मिश्रित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समाजवादी इसलिए लिखा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो प्रवृत्ति है उसके लिए उसका इतिहास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब 1950 से 91 के दशक की हम बात करें तो हमारे अर्थव्यवस्था का झुकाव किसकी ओर ज्यादा था, समाजवादी की ओर झुकाव ज्यादा था। बाद में मिश्रित हुई, यानी कि बहुत सारी जो चीजें हैं वह कहां पर चली गई, प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिया है। और अब जो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी की ओर गमन कर रही है। ये जानकारी देना इसलिए जरूरी था मेरे लिए क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रवृत्तियां हैं वह कहीं हद तक इस पर निर्भर करती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की, यानी कि किसी भी देश की प्रवृत्ति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रकार पर ज्यादा निर्भर करती है। ओके, चलिए, एक मोटा मोटा प्रारूप था। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी कृषि पर निर्भरता की। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है, अगर मैं ऐसा कहूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो आप सभी को पता होगा। और लगभग भारत की 49% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित है
और 75 अप्रत्यक्ष, यानी कि उसमें मजदूर लगे हुए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी के रूप में अगर हम देखें तो भारत की जीडीपी में कृषि और इसके सहायक सहायक कहें हम तो फॉर एग्जाम्पल पशुपालन या और उससे जुड़े जो खासकर छोटे उद्योग है वे, उनका जीडीपी में परसेंटेज कितना है, यानी कि वह कितना पैसा जनरेट करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। मैं चर्चा भी कर चुका हूं कि अभी जीडीपी में लगभग 16.2% हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर की। हालांकि 2014-15 में ये 18.25 थी, जो घटकर कितनी हो गई 16.2। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी देश की जब ग्रोथ होती है यानी कि विकास होता है तो हमेशा ये ग्राफ घटता है, ये कंफर्म है। आजादी के समय 50% था, जो आज घटते घटते 16% पर आ गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि इससे उत्पादन जो है वो तो कम हुआ है, यानी कि जीडीपी में इससे उत्पादन तो कम हुआ है, यानी कि जो पैसा है वो कम हुआ है, लेकिन जो लोग है वह 65% से सिर्फ 49% पर आए हैं। ओके, ये बात मैं आपको डिटेल में समझा चुका था, एक बार और बता देता हूं कि हमने एग्रीकल्चर से यानी कि यहाँ से जीडीपी में मिलने वाला जो पैसा है वो तो कम हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर से जितने लोग यहाँ से निकलकर, क्योंकि 18 से ये कम हुआ है, तो एग्रीकल्चर से जो लोग निकले हैं, स्वाभाविक सी बात है कुछ ने खेती छोड़ी होगी जब भी जीडीपी में इनकम कम हुई, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, सीधे सेवा सेक्टर में शिफ्ट हुए और उद्योग सेक्टर में जो लोगों को शिफ्ट करना था हम नहीं कर पाए। फिर भी आपको मैंने चर्चा करी थी कि 49% लोग मिलकर सिर्फ 16% योगदान देते हैं, जो काफी एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण चिंता भारत के लिए यहाँ पर होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 0.3% पैसा ही हिस्से में आता है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी दुख की बात है। खैर, प्रवृत्ति की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रवृत्ति में सबसे पहली बात क्या कि भारत में कृषि पर निर्भरता अधिक है, और जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको ये कि जीडीपी में कृषि और उसके सहायक हिस्सों का क्या योगदान है, कितने प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से कितने लोग जुड़े हुए हैं, यही जानकारी आपको यहाँ पर देनी रहेगी। इसके लिए आप चाहें तो फर्स्ट में जो एग्रीकल्चर वाले जो हमारे वीडियो हैं दो, वो जरूर देखें, वहां पर बहुत सारे आंकड़ों के साथ हमने चर्चा कर रखी है। वीडियो है आपका कृषि क्षेत्र के कृषि क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। तो ये सबसे पहली प्रवृत्ति है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है। आगे बढ़ते हम। देन नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कृषि में मशीनीकरण। ओके, तो देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, कृषि में जो निर्भरता है उसके अंतर्गत ये हमारा पहला पॉइंट था। ओके, दूसरा पॉइंट की तरफ हम चल रहे हैं कि भारत में कृषि में मशीनीकरण कितना है। जैसे कि खासकर मैं बात कहूं तो हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर है, यानी कि जुताई बुआई, इसके अलावा जो खाद का वितरण है, छिड़काव है कीटनाशक का, उसमें मशीन का कितना उपयोग होता है और इंसान का कितना उपयोग होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर में मशीनीकरण काफी कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं तो यूएसए में जहां का पूरे एग्रीकल्चर में 95% मशीनीकरण है, ब्राजील में 75, वहीं इंडिया में सिर्फ 40% है। और जबकि अगर हम मैं बात करूं यूएसए, तो यूएसए में सिर्फ 3% जो है वहां की जनसंख्या निर्भर है। ओके, जितना हमारा 49% एग्रीकल्चर पर निर्भर है, यूएसए में सिर्फ 3% निर्भर है और जीडीपी में 12% योगदान देती है। हमारे यहाँ पर 49% लोग आश्रित है और वो सिर्फ कितना योगदान देते हैं, माइनस में देते हैं 16%। इसके बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या ज्यादा है हमारे यहाँ पर, तो सीमांत कृषक हैं। अमेरिका में खेत भी लगभग 100-200 बीघा के आसपास होते हैं, तो इस कारण से वहां पर मशीनीकरण का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है बड़े खेत में। हालांकि जो आपको हार्वेस्टर, ये जो हमारे यहाँ पर अब देखने को मिल रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह, ये उन देशों में काफी समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, इससे समय भी बचता है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो कृषि की बात करें तो मशीनीकरण हमारे यहाँ पर कितना है, सिर्फ 40% है, अदर देन दूसरी कंट्री। नेक्स्ट पे हम चर्चा करें और आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें करें तो ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको सीधी समझ में आ जाएगी यहाँ पर, कि देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय दूसरा महत्वपूर्ण साधन है और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये प्लस पॉइंट है कि
आपको मैंने बताया भी था कि हमारे एग्रीकल्चर में लगभग 30% के आसपास हिस्सा पशुधन का होता है। दूध में हम विश्व में सर्वाधिक उत्पादक हैं। तो देखिए, प्रवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनवाने हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट गिनवाने हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ पर कि पशुधन जो आए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको आपको खासकर क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके लिए और एग्रीकल्चर में हमारा पशुधन का क्या क्या योगदान है। देखिए, आप सोचेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कृषि का जो मुद्दे हम पहल वाला वीडियो जरूर देखें, वो इसलिए देखने कह रहा हूँ क्योंकि मैं सारे आंकड़े बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, तो बार बार यहाँ पर बताने का कोई सेंस निकलेगा नहीं, और आशा करता हूँ वहां से आप वो आंकड़े यहाँ पर फिट कर पाएंगे। ओके, हमारे यहाँ पर पशुधन का भी एग्रीकल्चर में काफी प्लस पॉइंट में अच्छा खासा योगदान है। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत का अग्रणी स्थान है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15% ही है। भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश है। तो जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि दुनिया में भारत जो है वह सब्जी और बागवानी की हम बात करें, कुल मिला के सब्जी और फसल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीन के बाद में। लेकिन कुछ फिक्स चीजें जैसे कि अनार है या केला है, अमरूद है, इसमें तो हम दुनिया में टॉप पर आते हैं, सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ पर क्या है कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो इतने अच्छे नहीं है, परिवहन के साधन इतने अच्छे उपलब्ध नहीं है। तो हम उत्पादन तो अच्छा खासा कर पाते हैं, लेकिन दूसरे देशों में निर्यात इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां तक जाते तक चीजें खराब हो जाती हैं और निर्यात को इतना कुछ खास प्रोत्साहन नहीं मिलता है कृषक लोगों को, तो इसलिए भी एक समस्या हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर में ये फिर से नेगेटिव पॉइंट निकलता है, कुछ प्लस कुछ नेगेटिव सारे बताना है ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रवृत्ति में मतलब अच्छी और बुरी बातें आपको दोनों बतानी रहेगी। देन उसके बाद में यहाँ पर कि हाँ, पीछे हम वापस चलेंगे। पांचवा पॉइंट, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए है। तो ये एक बेसिक पॉइंट है कि 1991 से जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और इंडियन इकोनॉमी पूरी ओपन हुई, और इंडियन इकोनॉमी के ओपन होने के बाद से थोड़ा जो कृषि उत्पाद है उसका निर्यात हमारा बढ़ा है। और पिछले 2 वर्षों में, हालांकि फिलहाल तो निर्यात माइनस में चला गया है, डाउन, लेकिन कुछ वर्षों से हमारा जो निर्यात है वह बढ़ा है। तो ये एग्रीकल्चर में हमारे लिए कुछ प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट प्रवृत्ति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे हम तकनीकी पिछड़ापन। इससे पहले जो हमने चर्चा करी वह था एग्रीकल्चर की प्रवृत्ति। अब भारत में जो तकनीकी पिछड़ापन है, ओके, सो नेगेटिव प्रवृत्ति है यहाँ पर। ये तकनीकी पिछड़ापन कैसे, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राय सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान व विकास पर भी कम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ उद्योगों में होता है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री जो है उसमें टेक्नोलॉजी इतने आपको कोई खास नहीं मिलती है। हालांकि खैर टेक्नोलॉजी ज्यादा आती है तो रोजगार कम होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उत्पादन और गुणवत्ता दोनों मायने रखती हैं। इस हिसाब से क्या है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जैसे कि कनाडा है या दूसरे कंट्री है जहां पर जो समोसा बनता है वहां पर समोसा हाथ से नहीं बनाया जाता है, वहां पर समोसा मशीन से बनता है। और कहीं पर एक बार मेरे सुनने में आया था कि जब विदेशी लोग भारत में समोसे की मशीन पूछते हैं तो भारतीय लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, आपके लिए भी होगी। तो यहीं पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको समोसे बनाने की मशीन कहीं पर नहीं मिलेगी, आपको दूसरे देश में मिल जाती। वैसे ऐसे कहीं उद्योग है जहां पर हम मशीन का यूज नहीं करते हैं, पुरानी तकनीक का यूज करते हैं, उससे जो हमारी उत्पादन क्षमता है वह कमजोर होती है। ये एक हमारे लिए समस्या है। और सबसे जो मेजर इफेक्ट हमारे यहाँ निकल कर आता है वह है अनुसंधान और विकास पर कम व्यय, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश के अनुसंधान और विकास पर जितना ज्यादा खर्च होगा वहां की कौशल गुणवत्ता उतनी अच्छी निकलेगी। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि जो यूएसए है वह अपनी टोटल जीडीपी का 2.7% खर्च करता है आर&डी पर, यानी कि कोई भी अनुसंधान हो गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे कि वहां पर जैसे कि नासा हो गया है, इसमें खर्च करना, इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी
या कुछ नए उपकरण ढूंढना, फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज में, या स्कॉलरशिप मिलना जहां पर छात्रों को बढ़ावा मिले। यानी कि कुछ फिक्स क्राइटेरिया होता है जो R&D, सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट साइंटिस्ट इनके मामले में खर्च होता है। हालांकि ये 2.7% जितना है, इतना ऑल ओवर इंडिया का ये मान के चलिए कि शिक्षा का बजट होगा, उससे तो कहीं ज्यादा है ये। चाइना की बात करें तो चाइना 2.1 खर्च करता है GDP का, जापान 3.1, लेकिन इंडिया की हालत काफी ज्यादा खराब है और इंडिया सिर्फ 0.8% ही अपना GDP का खर्च करता है। तो यहाँ पर ये चीज साबित करती है, जैसे कि साउथ कोरिया का है कितना 4.2, तो आप देखेंगे सैमसंग कंपनी कहाँ की, साउथ कोरिया की। इसके अलावा PUBG गेम जो आप अभी सुन रहे हैं वो साउथ कोरिया का है। अच्छा, जापान का तो आपको बहुत सारी कंपनियां जैसे कि होंडा है, इसके अलावा हिताची है, मैं बहुत सारी कंपनियां आपको पता होगी। चाइना और USA के बारे में तो आप जानते होंगे कि दुनिया की टॉप 10 कंपनी जैसे कि अमेजन, एप्पल, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब USA के हैं, और चाइना के बहुत सारे ऐप चल ही रहे हैं। तो जब इन देशों का R&D इतना खर्च हो रहा है, इसी कारण से इतनी अच्छी चीजें वहां पर निकल कर आ रही इन देशों से। इंडिया में जो खर्च है काफी कम है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता देता हूँ, हालांकि सुनने में बड़ा बुरा भी लगता है, खैर, लेकिन प्रवृत्तियों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इंडिया का शायद इस साल का बजट लगभग 27 लाख करोड़ था, ऑल ओवर बजट की मैं बात करूं। लेकिन इंडिया का जितना बजट होता है ऑल ओवर, इसमें इसमें दो और जोड़ देंगे तो लगभग 29 लाख करोड़ तो चाइना का सिर्फ शिक्षा बजट होता है। मतलब आप इस चीज से आइडिया लगा लेते हैं कि जितना हम देश पे खर्च करते हैं उतना चाइना सिर्फ अपनी एजुकेशन पे खर्च करता है, फिर उसका प्रतिफल आपको दिखाई देता है, खास करके दुनिया के टॉप मोस्ट ऐप वहां से आते हैं, टॉप मोस्ट कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, कारण वहां पे एजुकेशन पे उन्होंने इतना खर्च किया है, R&D पर इतना खर्च कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन उस हिसाब का निकलता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी कमी वाली बात होगी। सो आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं। अब ये बुनियादी सुविधाएं क्या होती हैं? किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, इसके अंतर्गत आता है खासकर ऊर्जा, परिवहन, संचार, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इंग्लिश में अधोसंरचनात्मक भी कहते हैं। और इसके अलावा एक टर्म और है अवसंरचनात्मक। ओके, तो यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये जरूर याद रखें। किसी भी देश के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास का मजबूत हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप USA के न्यूयॉर्क आपने गए नहीं हो, कहीं घूमने जाते हो, या अक्सर आपने अगर मूवी में देखा होगा, तो न्यूयॉर्क क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहां पर अच्छी खासी बिल्डिंग है, सड़क है, आपको वहां पर लाइट्स मिल जाती है, इसके अलावा अच्छी खासी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन यही आपको भारत के किसी शहर में देखने को मुश्किल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर की बात करूं, तो जयपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरदार, खासकर वहां पर आपको सड़क, परिवहन बहुत शानदार तरीके से मिलेगा, जितना अच्छा इंदौर में नहीं मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर ये मजबूत होता है तो वह शहर भी उस हिसाब से ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ऊर्जा की बात करें, तो अगर किसी देश में ऊर्जा यानी कि बिजली, और दूसरा पेट्रोल की मैं बात करूं, पेट्रोलियम, अगर ये अच्छे खासे तरीके से हो तो वहां पर सारी चीजें अच्छे से चलती है। लेकिन आपको पता है कि हम पेट्रोलियम का 80% क्या करते हैं? आयात करते हैं। इसके अलावा परिवहन कोई खास अच्छा नहीं है। देन उसके अलावा आगे मैं इनकी चर्चा करूंगा, ऊर्जा और परिवहन की। हाँ, संचार भले एक हमारा प्लस पॉइंट हो सकता है वर्तमान में जो डिजिटल क्रांति हुई, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो संचार का हमें उपयोग करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया है हमारे पास में, लेकिन सोशल मीडिया आपको पता है कि बहुत सारी भ्रामक जानकारियां फैली हुई। दूसरा, यहाँ पर भारतीय युवाओं को ये फील नहीं होने देता है कि वो बेरोजगार हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। संचार का विकास हुआ है, कुछ प्लस है कुछ नेगेटिव। जल भारत में जो है वह गंभीर समस्या जूझ रहा है, आपूर्ति इसके सही तरीके से नहीं हो पाती है, और जल का आपको पता है वेस्टेज कितना होता है वो जानते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। इसके अलावा स्वास्थ्य सिस्टम में भी हमारी क्या क्या खामियां वो आप सबको अच्छे से पता होगी। बात मैं आगे करूंगा ऊर्जा और परिवहन की। हाँ, इस पे तो हम कभी सेपरेट लेक्चर पे बात करेंगे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है और स्वास्थ्य प्रणाली में क्या क्या समस्याएं हैं। बात अभी इसकी कर लेते हैं, ऊर्जा और परिवहन की। यहां पर ये कि पहले मैं परिवहन की बात करता हूं।
विकिपीडिया से लिया है डेटा। इसमें ये कि दुनिया में सर्वाधिक रोड नेटवर्क की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में है, ये इतने किलोमीटर में है। ओके, लगभग ये आपका 6,85,000 सॉरी, ये लगभग होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गिन लेता हूं मैं, 68,53,000। ओके, थोड़ा सा मैथ कमजोर है, खैर 68,53,024 किलोमीटर के आसपास जो है टोटल यहाँ पर क्या है, रोड्स हैं, जिसमें से 95,000 तो एक्सप्रेस वे है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में रोड्स तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर हम आ रहे हैं, लगभग ये 59 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो है ये, चाइना का हमसे कम है लेकिन एक्सप्रेस वे का नेटवर्क अमेरिका से ज्यादा है। देखिए, एक्सप्रेस वे जैसे कि मैं बात करूं, खासकर 8 लेन हो गए, 6 लेन हो गए, ये किसी देश में जितने ज्यादा होंगे उसका परिवहन उतना अच्छा होगा। फिर आपको पता है कि ट्रक से माल जो है एक जगह से दूसरी जगह काफी आसानी से आ जाएगा। और फिर क्या होता है कि इसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि जो कच्चा माल अगर समय पर पहुंच जाए तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। लेकिन आप अगर अदर कंट्री देखें तो इसके कंपैरिजन में इंडिया में एक्सप्रेसवे काफी कम है। तो परिवहन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनात्मक में काफी कमजोर है। और शायद आपको पता होगा कि अक्सर सड़कें बनती हैं बारिश के टाइम पे फिर टूट जाती हैं, तो मजबूत नेटवर्क नहीं है हमारे यहाँ पर सड़कों का। अब देखिए, होता क्या है खासकर एग्रीकल्चर में कि एक किसान खेत में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वह कितना भी फसल उगा ले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके फसल का उचित दाम उसे मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में उसकी जो फसल है उसके खेत से अगर एक अच्छा रोड नेटवर्क हो तो उस रेड नेटवर्क के माध्यम से मंडी में पहुंच जाएगा। अगर ऐसे में फॉर एग्जाम्पल होता है, आपको पता होगा कि बहुत दूर दराज के लोग किसी विशेष मंडी में आते हैं क्योंकि वहां पर दाम ज्यादा मिलता है, ऐसा अक्सर होता है। अब ऐसे में चाहे वो 300 किलोमीटर हो, लेकिन वो 300 किलोमीटर 8 लेन से जुड़ा हो तो शायद उसे आने में आसानी होगी। लेकिन यही 300 किलोमीटर दूर मंडी जहां पर भाव अच्छे हों लेकिन रोड काफी खराब हो, तो ऐसी स्थिति में किसान आस पास बेच कर ही क्या करेगा, अपना नुकसान करवा लेगा। तो ऐसी स्थिति से क्या होता है कि एग्रीकल्चर और सेवा क्षेत्र दोनों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। रही बात सेवा सेक्टर की, तो सेवा सेक्टर का मैं खासकर बात करूंगा, शिक्षा के माध्यम से यहाँ पर नुकसान हो रहा है सेवा सेक्टर को। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक बेसिक चीज निकल कर आती है, सिर्फ सरकारी नौकरी करने की। क्योंकि सरकारी नौकरी हम इसलिए करना चाहते हैं कि भारतीय युवाओं का खासकर कोई कौशल इतना बेहतर है नहीं कि वे खुद का बिजनेस खोलना चाहें। 12th हो जाती है, हमारा कॉलेज भी हो जाता है, उसके बावजूद फिर कंपटीशन में घुस रहे हैं, फिर वही दौड़ रहे हैं। भारत में अगर मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो भारत में लगभग जितनी स्विट्जरलैंड की जनसंख्या है उतने तो इंजीनियर हम हर साल पैदा कर लेते हैं, और हमारे इंजीनियर में 80% कोई काम के नहीं। तो फिर साफ बात दिखती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि वह किसी देश की जनसंख्या इतने इंजीनियर प्रोड्यूस करता है लेकिन वह इंजीनियर किसी काम के नहीं होते हैं। तो फिर होता यही है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो लाइक दैट शिक्षा का, तो फिर सेवा क्षेत्र को भी नुकसान होता है, वहां पर उत्पादन इतना अच्छा होता नहीं है, फिर उद्योग को भी नुकसान होता है। उद्योग को और किस प्रकार से नुकसान हो सकता है मैं आगे बताता हूँ आपको। एक बेसिक बात आपको पता होगी कि उद्योग जो होता है उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकता होती हैं, लाइक दैट उसको ऊर्जा, परिवहन, कच्चा माल और पूंजी ये समय पर मिल जाए तो बेहतर होता है। जैसे कि हालांकि भारत जो है उसमें ऊर्जा उत्पादन अच्छा है, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, पेट्रोलियम की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भारत की हम चर्चा करें तो हमारा बिजली में उत्पादन अच्छा खासा है। जैसे कि चाइना यूनाइटेड स्टेट के बाद इंडिया का तीसरा नंबर है, जो लगभग इतनी गीगावाट, ओके, 20,61,000 गीगावाट बिजली उत्पादित कर देता है। फिर सौर ऊर्जा हमने अभी शुरुआत करी है, और एमपी जैसे स्टेट में तो सरप्लस बिजली हो रही है, और लगभग सौभाग्य योजना के तहत 100% बिजली पहुंच चुकी है। लेकिन जो बिजली है वो उसका उद्योगों तक सही तरीके से पहुंच जाना, परिवहन की मैं चर्चा कर चुका हूं कि अगर किसी स्थान से कोई ट्रक माल लोड करके, जैसे कि केरल और तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र है वहां से खासकर इलायची और गरम मसाले उत्तर भारत की तरफ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक ट्रक को लगभग 15 दिन लग जाते हैं। ऐसी कंडीशन में वही चीज है कि यहाँ से अगर मैं बात भी करूं तो ऐसी कंडीशन में उत्तर भारत से जैसे प्याज है, लहसुन है, जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर अच्छा खासा 8 लेन हो, 4 लेन हो, तो ये 15 दिन काफी इससे जल्दी समय पहुंच जाएगा। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो खराब नहीं होता है और बिकता भी अच्छा है। इसके अलावा वही कच्चा माल भी, तो अगर परिवहन अच्छा होगा तो कच्चा माल भी क्या होगा,
समय पर उपलब्ध हो जाएगा। और पूंजी की मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा होगा तो इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी उद्योग के लिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऊर्जा और परिवहन उसमें काफी महत्वपूर्ण होते हैं। रही बात ऊर्जा की, तो बिजली तो हमारे यहाँ पर अच्छी खासी होती है, लेकिन एक समस्या, थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि 66% जो बिजली है वो आज भी भारत में लगभग कोयले से उत्पादित होती है। और कोयले के कारण हमारा, आपको पता है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और दुनिया के टॉप 16 वायु प्रदूषित शहरों में 15 भारत के हैं। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज निकलती नहीं है। इसमें खासकर फिर कोयले से जो बिजली उत्पादित हो रही है वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो प्रवृत्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, कमजोर है, इसकी मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं निम्न आय स्तर का। ये इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो काफी क्या है, कम है हमारी। जैसे कि इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपसे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन सहन के निम्न स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा भारत में उत्पादन वृद्धि के साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय कम है। भारत में आय की असमानताएं हैं, लगभग 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, अर्थात न्यूनतम पोषण आहार भी नहीं मिल रहा है। और 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र $2001 थी, जो कुछ देशों को छोड़कर विश्व में सबसे कम है। देखिए, एक बात नॉर्मल से अगर मैं बात करूं तो क्रय शक्ति अगर कमजोर है तो फिर सब बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आज आपके जेब में पैसा नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, आप भोजन नहीं खरीद पाओगे, भोजन नहीं खरीद पाओगे तो कुपोषण होगा, कुपोषण होगा तो वहां पर वही फिर आपका शरीर इतना साथ देगा नहीं, तो आप कोई रोजगार प्राप्त कर नहीं पाओगे। और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो रोजगार कनेक्ट करता है गरीबी से। तो भारत में क्या है कि जनसंख्या ज्यादा है, उसकी स्थिति में रोजगार इतने उपलब्ध है नहीं। ऐसी कंडीशन में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, यानी कि एक पूरा चक्र है, और चक्र शुरुआत ही होता है रोजगार से। अगर रोजगार अच्छा मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी। मैं आपको एज एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि विकिपीडिया की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत है, ओके, तो भारत की पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये लगभग यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि $275, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की है, ये वर्ल्ड बैंक की और यूनाइटेड नेशंस की, अलग अलग है। इसमें अगर आप भारत को ढूंढने जाएंगे, ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कंफर्म कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप भारत को ढूंढने जाएंगे तो रैंक उल्टी है, पीछे साइड से मैं ढूंढ रहा हूँ 275, यानी कि दुनिया का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश जो है वो साउथ सूडान है। उसके बाद में इधर अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बुरुंडी, और इधर भी बुरुंडी है। अगर इंडिया के हिसाब से हम बात करेंगे तो इंडिया की जो रैंक है वह आपको मिलेगी लगभग यहाँ पर 2000 के आसपास ही 139 है, इधर 142, और इधर आप चलेंगे तो 145। ये इंडिया की जो रैंक है कोई अच्छी नहीं है, यानी कि दुनिया के लगभग, ये कितने देश हो रहे हैं हमारे पास में, ऊपर चलते हैं वापिस से, तो दुनिया के 186 देशों में भारत का नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर 139 पे, यानी कि दुनिया के 139 नंबर पर आते हैं। हमारी जो GDP है वो $5 ट्रिलियन की बनने की इच्छा है, अभी तो 2.9 है, लेकिन यहाँ पर ये बात की हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी GDP है, उसके बावजूद हमारी पर कैपिटा इनकम में 139 पर है। और ये 2171 जो डॉलर देख रहे हैं आप, लगभग आप इतना मान के चलिए कि 15-16 लाख प्रति साल का प्रत्येक व्यक्ति कमा लेता है, ये स्थिति हम मान के चलेंगे। और लगभग यही है, 2100 है और 1900 के लगभग यही हमारा है। अगर आप देखेंगे कि दुनिया के टॉपेस्ट जो कंट्री हैं उनका पर कैपिटा इनकम कितना है, तो शायद आपको काफी शॉकिंग लगेगा। मैं आपको सबसे नीचे ले जाकर यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें लग्जमबर्ग को देख लेते हैं, 1,13,196 पर कैपिटा इनकम, और ये डॉलर में, मतलब इतना मान के चलिए कि इंडिया का जितना रुपए में होगा उसके लगभग आसपास पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो लग्जमबर्ग है या मोनाको है, या यहाँ पर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल को लिechtenstein का, तो 1,66,022 ये डॉलर में है। यानी कि नॉर्वे, आयरलैंड, मकाओ, स्विट्जरलैंड, जहां पर ये हजारों में डॉलर है, 83,000, वहां पर हम सिर्फ $2,000 के आसपास बैठे हुए हैं। यानी कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम जो है
वह काफी ज्यादा कम है। तो आप यहाँ पर एक स्थिति जान लेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ 2018-19 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था, उसके अनुसार लगभग हम ये जो पर कैपिटा इनकम है वह 1,20,000 के आसपास हमारी पर कैपिटा इनकम है। ओके, 1,20,000, 20 लाख नहीं है, सॉरी, 1,20,000 की बात कर रहा हूँ। मतलब भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में 1,20,000 कमा लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप इतना कमाते हैं, मैं इतना कमाता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि होता क्या है कि टोटल जीडीपी जितनी होती है वो जीडीपी में दे देते हैं जनसंख्या का भाग, और जब जनसंख्या का भाग दिया जाता है तो इसी स्थिति में औसत वाला निकलता है। अब उसमें अंबानी जी एक साल में कितना कमा रहे, शायद उनका तो ये घंटे का होगा। इसी स्थिति में क्या होता है कि वितरण काफी असमान है। और मैं आपको एक वितरण असमान कितना है इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये आगे जाकर हम इसकी और चर्चा करेंगे। भारत में एक और समस्या है हमारे यहाँ पर जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। जैसे कि इस इमेज के थ्रू आप पहले समझ लीजिए, दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपको पता है कि फर्स्ट में चाइना है जिसकी लगभग हम 134 करोड़ मान के चलते हैं, इंडिया के 122 करोड़, और ये तो 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद संयुक्त राज्य की लगभग 30 करोड़, इतनी लगभग है। अब यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है, चीन की तो 17% है, भारत की यहाँ पर है 40%। ये लगभग 1990 से 2010 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट रहा। क्योंकि वही वाली बात है कि जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो फिर क्या होता है, जो संसाधन होते हैं उन पर काफी अतिरिक्त दबाव पड़ता है, और फिर रोजगार क्या होते हैं, कम होते हैं, फिर बहुत सारी चीजें कम होने लग जाती हैं। और चाहे फिर आपकी जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो, उसे 135 करोड़ लोग में बांटोगे तो पर कैपिटा इनकम काफी कम आता है। ऐसी स्थिति है। अब बाकी अगर आप देखेंगे तो चीन की बहुत कम है, उसके अलावा यूएसए की 22% है। लेकिन यूएसए की जो आप जनसंख्या जितनी देख रहे हैं 31 करोड़ के आसपास, या इतनी तो हमारे भारत के 2 राज्य के आसपास मिला के होगी। यूपी की तो 20 करोड़ है जो पाकिस्तान से ज्यादा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, फिर दबाव ज्यादा पड़ता है। जनसंख्या जब भी ज्यादा होती है तो यही होता है कि यहाँ पर दबाव पड़ता है। जैसे कि इस पैराग्राफ को मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको कि 1951 में जब विकास की प्रक्रिया तेजी से हुई तो मृत्यु दर में तेजी से कमी आई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर वैसी की वैसी बनी रही और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि कम हुई। वही क्योंकि भारत में लगभग आजादी के समय अगर मैं बात करूं तो 35 साल आयु प्रत्याशा थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पैदा हो रहा था, ऐसा माना जा सकता था 35 साल अधिकतम जी पाएगा। लेकिन अभी ये 69 या 70 के आसपास है। होता यह कि हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी हो गई, मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन जो बच्चों का जन्म लेने का वो तो उतना ही बढ़ता रहा। इस कंडीशन में हमारी वृद्धि दर बहुत ज्यादा रही, और फिर वही कि दबाव काफी ज्यादा पड़ता है संसाधनों पर, फिर रोजगार के साधन कम होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर भारत में कोई एक वैकेंसी निकलती है तो उसके फॉर्म भरने वाले कितने सारे लोग होते हैं। मैं ज्यादा नहीं एमपी की बात करता हूँ। एमपी में जब पटवारी के लगभग 9,000 पद निकले थे तो उसमें 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, और एमपी गवर्नमेंट ने 58 करोड़ रुपए उससे कमाए थे। तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे यहाँ पर कितनी मारा मारी है, खासकर रोजगार को लेकर। तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो गड़बड़ से निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें भारत में थोड़ी सी, वो ये कि भारत में 77% धनराशि सिर्फ 1% लोगों के पास में है, और बाकी जो 23% राशि है वो 99% लोगों के पास है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि भारत में जनसंख्या का इफेक्ट देखिए आप, जनसंख्या कितना नेगेटिव इफेक्ट होता है कि अगर भारत साल भर में 100 रुपया कमाता है पूरा भारत, तो इस 100 रुपए में से 77 रुपए जो है वो सिर्फ एक आदमी कमा कर दे रहा है, ओनली 1%। बाकी जो 23 रुपए हैं वे 99 आदमी कमा कर दे रहे हैं। यानी कि ये चीजें दर्शाती कि हमारे यहाँ पर जो असमानता बहुत ही ज्यादा है। मतलब कुल मिला के कि जो अमीर लोग हैं वे एक तरफा हैं, और भारत में 77% धन तो 1% लोग लेके बैठे हैं, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ये तो भारत की बात है। अगर आपको और इंटरेस्टिंग आंकड़े बताया जाए तो दुनिया में ये 77 की जगह 82% है। यानी कि दुनिया में 82% धन 1% लोगों के पास में है, और बाकी का 18% धन 99% जो लोग हैं उनके पास में।
खैर यहाँ तो भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी इसे अच्छा कहना कोई अच्छी बात होगा नहीं कि 77% जो धन है वो 1% और 23% धन 99% लोगों के पास में। तो इससे जो फिर पर कैपिटा इनकम उसका कोई रोल सही से प्ले होता नहीं है। उसमें फिर क्या होता है कि अगर जनसंख्या कम हो तो ही यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम उसका वितरण सही से हो पाता है। जनसंख्या अधिक होती है तो फिर जो दबाव है काफी ज्यादा पड़ता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। जो टॉपिक है वो कठिन नहीं है, करंट से आपको इसमें जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भारत की पीसीआई बढ़ती है तो भी आपको याद रखना रहेगा। इसके अलावा ये तो शायद 2017 के अतिरिक्त मतलब उसके अनुसार आंकड़ा था। अगर नए आंकड़े आते हैं तो उसके साथ भी आपको अपडेट जरूर रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, भारत में पूंजी की कमी है। पूंजी क्या होता है? देखिए, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि पूंजी मतलब धन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि पूंजी के अंतर्गत धन आएगा, लेकिन पूंजी की एक डेफिनेशन होती है कि पूंजी एक ऐसी वस्तु होती है जिससे नया धन क्या होता है, बनता है। हालांकि पूंजी में घिसावट आती है और उसमें फिर घिसावट के लिए उसमें सुधार करना पड़ता है। लाइक देट एक जो मशीन होती है उसे हम पूंजी कह सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सी मशीन हो, मैं एग्जाम्पल के लिए मान लूं कि आप की पंक्चर की दुकान है और हवा भरने की जो मशीन है वो आपके पास में है। तो अगर आप लोगों की गाड़ियों में हवा भरते हैं तो स्वाभाविक सी बात, उससे आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन कभी ना कभी उसमें खराब होगा या कुछ समस्या आएगी तो आप उस मशीन में पैसा लगाओगे, यानी घिसावट आती है। तो कुल मिला के बात कही जाए तो जो पूंजी है, पूंजी क्या होती है कि नया धन बनाती है, उसे हम कहते हैं पूंजी। अब भारत के साथ समस्या क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं कि भारत में आय स्तर कम होने से बचत में कमी होती है, जिससे पूंजी निर्माण की दर भी कम होती है। पूंजी की कमी से अन्य संसाधन जैसे श्रम और प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार तो है, लेकिन पूंजी के अभाव में इसका उपयोग पूरा नहीं हो पाता है। देखिए, ये तो आप अपने आंसर के अनुसार इसको याद रखें। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं कि ये ऐसा कैसे काम करता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है और 77%, और वो वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, यानी कि अधिकांश लोगों की क्या है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कम है। अब अधिकांश लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम है तो इसमें जो सेविंग्स हैं वो भी क्या होगी, लगभग 0% या काफी कम होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर आपकी जितनी इनकम है उसमें आपका घर खर्च चल जाता है तो फिर आप बचत क्या करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब बचत होती है तो बचत जो होती है उसमें रुपया भी फिर कम बनता है कुल मिला के। तो जब बचत कम होती है तो आपके पास एक्स्ट्रा में कुछ रुपया बनता नहीं है। जब एक्स्ट्रा में कुछ रुपया बनता नहीं है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई निवेश नहीं कर रखा होगा। निवेश जैसे कि एक तरीके से बीमा पॉलिसी भी निवेश होता है या म्यूचुअल फंड निवेश होता है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कोई प्लॉट खरीद कर रखता है, ये निवेश होता है, लेकिन इसमें कोई राशि नहीं मिलती प्लॉट की अगर मैं बात करूं। लेकिन जैसे कि बीमा है तो बीमा में आपको आज से 10 साल बाद कुछ प्रीमियम की राशि मिलेगी, म्यूचुअल फंड में फायदा होगा। इसके अलावा आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी के जब आप शेयर खरीदेंगे और कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आपका भी पैसा क्या होगा, बनेगा। जैसे कि फिर हेरा फेरी मूवी में 21 दिन में पैसा डबल, हालांकि डबल तो नहीं, लेकिन निवेश आदमी तब करता है जब उसके पास एक्स्ट्रा बचता है। आप में से कितने लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते, तो नहीं जानते होंगे। वास्तविकता है कि हम उन श्रेणी में नहीं आते हैं, अधिकांश तो मध्यम वर्गीय में है, या है भी सही तो इन्वेस्टमेंट को लेकर इतनी जागरूकता है नहीं। वरना अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर हम सोना चांदी लाकर खरीद कर रख लेते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं, वो धन नहीं बनाता। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे तो उससे आपकी राशि कुछ साल बाद बढ़ेगी। किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उससे प्रॉफिट मिलेगा, या किसी नया कोई कंपनी या बिजनेस खोलेंगे, आप उद्योग खोलेंगे, तो ये तब होता है जब आपके पास बचत होगी। वरना पैसा इतना बच रहा है जिसमें आप खुद का घर का मकान बना पा रहे हैं, रोज का खर्चा चल रहा है, तो फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो भारत में जब पूंजी जो है, पूंजी का अभाव है, तो पूंजी के अभाव के कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर भंडार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके अच्छे से क्या है, उपयोगिता नहीं हो पा रही है।
भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो भंडार है वो काफी ज्यादा है, अच्छे खासे से खनिज भंडार है। लेकिन समस्या क्या है कि उनका जो उपयोग है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें इन्वेस्टर आपको शामिल नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टर होंगे कब? जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो, और ये पैसा कब आएगा? जब पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, फिर बचत भी ज्यादा। तो यहाँ पर ये पूंजी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में अधिकांश जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वह काफी निम्न है। निम्न से मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर ये जो अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो है उसमें भारत की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें तो 2019 में भारत की जो रैंक रही वो 102 रही 117 देशों में। 117 देशों में 102 रहने से मतलब ये कि जो 117वें नंबर पे देश है उसमें सबसे ज्यादा भूखमरी है। तो ऐसी स्थिति में भारत का 102 नंबर चिंताजनक है। अगर ऐसे में बात करें तो बांग्लादेश की रैंक काफी अच्छी भारत से 88, यकीनन यानी कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह भी इंडिया से अच्छी है 94, नेपाल की 73, श्रीलंका की 66। यानी कि आप देखेंगे कि भारत में अगर एक आंकड़े के मुताबिक चले तो 30 करोड़ लोग रोजाना भारत में भूखे सोते हैं, जितनी तो पाकिस्तान की जनसंख्या या उससे ज्यादा है। पाकिस्तान की जनसंख्या 18 करोड़ है, तो 18 करोड़ से तो लगभग इतने ज्यादा लोग भारत में भूखे सोते हैं। तो भारत में क्या है कि जीवन स्तर निम्न है और अधिकांश लोगों का है। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर क्रिएट करता है और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, और हालांकि ये तो इतना श्योर नहीं है, बस ये कि लोगों को रोजगार मिल जाए और उससे उनका एक बेहतर जीवन स्तर हो जाए, आय मिल जाए, तो उससे इनका काम बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि पर कैपिटा इनकम जो है वह काफी कम है, उससे जीवन स्तर भी काफी निम्न है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि भारत में अधिकतर लोगों को प्रतिदिन संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, और यहाँ की 26% से भी अधिक की जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये रहा कि 2006 से लगाकर 16 तक लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर हम बात करें तो पूरे एशिया में भारत तेजी से गरीबी से निकलने वाला बाहर देश है। हालांकि वर्तमान में जो एक महामारी आई है उसके कारण से शायद कई सारे लोग वापिस से इस जो चीज है गरीबी, इसमें वापिस समा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जीवन स्तर काफी निम्न है। उसके लिए खासकर ये है कि हमारे पास पैसा उतना अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाता है। हालांकि आपको यही फील हो रहा होगा कि हम इकोनॉमी की बुराई ही कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति ही है ये, इसको आप इस बात को समझें। अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल बात हम करेंगे कि जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण। तो एक बेसिक सी जानकारी अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें कोई आंकड़े नहीं है, एक भावनात्मक जुड़ाव है यहाँ पर कि भारतीय समाज में बहुत सी जातियां, उपजातियां जिनमें संघर्ष होता रहता है। धार्मिक व सामाजिक विश्वास व परंपराएं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक होती है। इससे जनसंख्या वृद्धि होती है और रूढ़िवादी धर्म आदि के कारण विकास में बाधा होती है, जैसे कि अक्सर पहले समझा जाता था। हालांकि अब तो जनसंख्या वृद्धि कम होने लग गई है भारत में, लेकिन पहले ये कि जो बच्चा होता है वह भगवान की देन होता है। इस कंडीशन में जनसंख्या वृद्धि काफी हुई। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट चलता था कि गरीब व्यक्ति यह सोचता था कि उसके घर में जितने बच्चे पैदा होंगे वह उतने हाथ बटाएंगे, और उतने हाथ बटाएंगे तो उसमें इतना पैसा आएगा। या ऐसा किसान भी सोचता था कि उसके जितने बेटे होंगे उससे फायदा है कि उसमें क्या होगा, उसके वो हाथ बटाएंगे। हालांकि वो ये चीज नहीं समझ पाता है कि उनका जो खर्च है वो वापस से उल्टा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर खासकर, जैसे कि इसमें लैंगिक असमानता भी हम देख सकते हैं। जो दुनिया की आधी आबादी वो आज भी पीछे है, और भारत में तो आपको पता है कि जो लैंगिक असमानता है उसके कारण महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में पीछे हैं। इससे क्या होता है कि फिर जहां पर अच्छा सा कौशल का विकास हो जाना चाहिए वो नहीं होता है, और फिर बहुत सारे भारत में खासकर जो सांप्रदायिक हिंसा है या ये जो घटनाएं होती हैं, इससे राष्ट्रीय संपत्ति को बहुत नुकसान होता है। और ऐसी कंडीशन में भी फिर क्या होता है कि जो धर्म होता है या रूढ़िवादी धर्म होता है उसमें फिर बहुत सारी चीजें धर्म के आड़े आ जाती हैं, जो
विकास में बाधक होती हैं। इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हालांकि अगर हम इसको एज ए डिटेल में समझेंगे तो फिर कभी मैं विशेष वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आशा करता हूं कि अभी तक तो आप चीजें समझ पाए होंगे कि जीवन व कार्य के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण, लाइक दैट इंडियन डीएनए में लेट होना एक नॉर्मल सी बात है। खैर, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर और चर्चा करते हैं अल्प विकसित जनांकीय लक्षण। ये भारत का मैं कहूं तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। भारत में 62% जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से नीचे है, यानी कि दुनिया में सर्वाधिक जो युवा हैं वह इंडिया में। चाइना में जनसंख्या भले ज्यादा है लेकिन वहां बुजुर्ग ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पर है कौशल का अभाव। इसे कहते हैं जनांकीय लाभांश। यानी कि अगर आपके देश में जनसंख्या ज्यादा है और अगर आपने उसके कौशल का विकास कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चाइना है। चाइना ने अपने यहाँ पर कौशल का इतना बेहतरीन विकास किया कि आज उसकी वहां की प्रत्येक वह जनसंख्या का भरपूर उपयोग उठा रहा है और उससे उसे सस्ते श्रम मिल रहे हैं। सस्ते श्रम से दुनिया भर में आज वो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में अपनी धाक जमाए हुए। भारत के साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास युवा तो हैं, लेकिन उस युवा के पास उतनी बेहतर शिक्षा नहीं है कि वह खुद का कौशल विकास कर सके। और ऐसी स्थिति में दो कंडीशन है। आज यही युवा कुछ साल बाद, ज्यादा नहीं 40 साल बाद सब बुजुर्ग हो जाएंगे और ये सारे फिर इंडियन इकोनॉमी पर बोझ बनने वाले हैं। क्योंकि होता है कि जनांकीय अगर उसके पास कौशल है तो ये लाभांश देगा, वरना यही जनसंख्या आपके ऊपर बोझ बन जाएगी। और भारत में नेगेटिव पॉइंट है कि ये 35% लोग वास्तविकता में हमारी शिक्षा एजुकेशन प्रणाली के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में है और वे ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो इकोनॉमी को प्लस पॉइंट दे सकें। आशा करता हूं ये जनांकीय लाभांश वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एंड लास्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या। तो हालांकि बेरोजगारी की समस्या आपको पता है, भारत में बेरोजगारी जो अल्प रोजगार काफी ज्यादा है और गुणात्मक रोजगार की कमी है। इस टॉपिक पर मैं विशेष, क्योंकि बेरोजगारी हमारे सिलेबस में स्पेशल टॉपिक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि भारत में 6% बेरोजगारी दर है जो काफी ज्यादा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उसमें से 6% को रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस महामारी के बाद में ये 6% लगभग 25% क्रॉस करने वाला और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा। और भारत में बेरोजगारी तो कुल मिला के वही घूम फिर के बाद आती है हमारा एजुकेशन। तो आपको एक चीज जो अभी तक समझ में आई होगी और बेसिक भी आप समझे होंगे कि एजुकेशन किसी भी देश का बहुत ज्यादा मायने रखता है और ये अच्छा है तो वह देश बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। हालांकि बेरोजगारी की समस्या पर हम डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय इकोनॉमी की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। हालांकि प्रवृत्तियां कम, बुराइयां ज्यादा लगी होगी, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमने इनके बारे में डिटेल चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे कि चुनौतियां क्या हैं। अब आपको लगेगा कि यही चुनौतियां, हालांकि है भी सही, लेकिन कुछ चुनौतियां थोड़ी मेजर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम बेहतर तरीके समझ पाए होंगे कि जो भारत है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां क्या थी। एंड अदर देन कीप वॉचिंग एंड लाइक दैट, क्वालिटी मीन्स पीएसएड। आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद।